हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। च 51 आरुषि लालवानियों द्वारा किडनैप। स्क्रीन पर नाम देखकर उसकी सांस कुछ पल के लिए रुक सी गई। नितेश जोशी के परिवार का कॉल। उसने कॉल रिसीव किया। हेलो। दूसरी ओर से किसी की धीमी भारी आवाज आए, आरुषि दीदी, करणवीर साहब की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। वो अब चल फिर नहीं पा रहे हैं। उनका आखिरी इच्छा है कि एक बार आपसे मिल सकें। कुछ क्षणों तक आरुषि की आंखें फोन पर टिकी रहीं। ठीक है, उसने शांत स्वर में कहा और एक टैक्सी बुलाकर निकल पड़ी उस घर की ओर जिसे वह कई साल पहले पीछे छोड़ आई थी। जोशी हवेली, जो कभी सामर्थ्य और अभिमान की मिसाल हुआ करती थी, अब एक थका हुआ ढांचा लग रही थी। फूलों की क्यारियां मुरझा चुकी थीं और दीवारों पर पुरानी महक बसी थी, जो अतीत की यादों से भरी थी। दरवाजा खोलने वाली महिला ने इधर उधर देखा, फिर राहत की सांस ली। शायद वह उसी परिवार की सदस्य थी जो हमेशा अब विकास के साए में चुप रहती थी। भगवान का शुक्र है, विकास घर पर नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा। अगर वो होते तो शायद आपको अंदर आने नहीं देते। उन्होंने सिर के हल्के इशारे से भीतर की ओर इशारा किया। आरुषि दीदी, करणवीर साहब अंदर हैं, कृपया जाकर मिल लीजिए। आरुषि कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में ना कोई डर था, ना ही कोई द्वेष, सिर्फ एक अजीब सी दूरी, जैसे कोई पुरानी नदी जिसका बहाव अब शांत हो चला हो। कमरे में प्रवेश करते ही वह रुक गई। सामने बिस्तर पर जो व्यक्ति लेटा था, उसे देखना एक झटका जैसा था। कुछ दिनों पहले जिस पुरुष की आंखों में जज्बा और वर्चस्व झलकता था, वह अब एक हड्डियों का ढांचा भर रह गया था। शरीर इतना दुबला, चेहरा इतना सिकुड़ा हुआ कि कुछ पल तो आरुषि उसे पहचान भी नहीं सकी। उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़े। करणवीर जोशी ने अपनी पलकें भारीपन के साथ खोली। कमरे की हल्की रोशनी में जब उन्होंने आरुषि को खड़ा देखा तो उनके होठों पर एक धुंधली सी मुस्कान आ गई। आरु, तू आ गई, अच्छा किया। तुझे आखिरी बार देखकर मन को थोड़ा सुकून मिल रहा है। आरुषि के दिल में एक हल्की सी टीस उठी। कभी उसे इस घर में आने का मन ही नहीं होता था। उसे पता था कि करणवीर कुछ समय पहले गिर पड़े थे और बुरी तरह जख्मी हो गए थे, लेकिन उसने एक बार भी उन्हें देखने की कोशिश नहीं की थी। उसने खुद को यह समझाया कि विकास वहां है और वह कभी उसे अंदर नहीं आने देगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो खुद नहीं जाना चाहती थी। धीरे धीरे वह आगे बढ़ी और नर्म स्वर में बोली, नाना जी, कुछ भी हो, वो इस बात को नहीं भुला सकती थी कि कुछ महीने पहले जब कावेरी ने सुकांत को भड़काया था और ललित ने उसका अपहरण करने की कोशिश की थी, तब करणवीर जोशी ही थे जिन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका पक्ष लिया था, इवन अगर इसका मतलब चौधरी परिवार को नाराज करना होता। वो साहस आरुषि के दिल में गहराई से दर्ज था। तू बहुत अच्छी बच्ची है, करणवीर ने धीरे से कहा और कांपते हाथों से उसकी हथेली थपथपाई। फिर उन्होंने तकिए के नीचे से कुछ निकालने की कोशिश की। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो चीज उन्होंने आरुषि की हथेली में रख दी। आरु, ये मेरी तरफ से आखिरी चीज है जो मैं तुझे दे सकता हूँ। आरुषि ने ध्यान से उसे देखा। एक पुराना नक्काशीदार डिब्बा था। ये सुइयों का डिब्बा है? उसने पूछा। हाँ, खोलकर देख, करणवीर ने कहा। आरुषि ने डिब्बा खोला और उसकी आंखें एक पल के लिए चौंक गईं। उसमें सुनहरी सुइयों का एक पूरा सेट था, जोशी परिवार की विरासत जिसे सिर्फ हार्मनी मेडिकल सेंटर का उत्तराधिकारी ही इस्तेमाल कर सकता था। और अब वो एक बाहरी को दे दी गई थी उसे। करणवीर ने एक लंबी सांस ली। आरु, हार्मनी मेडिकल सेंटर मेरी जिंदगी का काम रहा है। जब मैं चला जाऊंगा ये विकास के पास जाएगा, लेकिन मेरा वो बेटा पूरी तरह से नालायक है, सब कुछ बर्बाद कर देगा। आरुषि चुप रही। अब उसे समझ आ गया था कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया था। करणवीर जोशी चाहते थे कि वह उस संस्था को संभाले, उस विरासत को बचाए जो उन्होंने वर्षों की मेहनत से बनाई थी। आरु, मेरे लिए तू ही सबसे उपयुक्त है इसे आगे ले जाने के लिए। तेरे अलावा कोई और इस योग्य नहीं। काश तू गुप्ता नाम न रखती, उन्होंने अफसोस से कहा। आरुषि ने एक हल्की सी मुस्कान दी, ऐसी मुस्कान जो पीड़ा से ढकी हुई थी। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसने नजरों में ठंडापन लाते हुए पूछा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन हार्मनी मेडिकल सेंटर, मैं उससे किसी हाल में मिटते नहीं देख सकता। क्या तू मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेगी? कृपया इसे संभाल ले। आरुषि ने गहरी सांस ली। उसने डिब्बा वापस उनकी हथेली पर रखा। माफ कीजिएगा नाना जी, पर मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती, उसने दृढ़ स्वर में कहा। हालांकि वह जानती थी कि ये सुइयां उसके कौशल के लिए कितनी मददगार होती, फिर भी उसने आगे कहा, मुझे किसी और की विरासत को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
उसकी आवाज संयमित थी मगर उसमें एक अडिगता थी। आप खुद जानते हैं कि मैं कितनी सक्षम हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अपना खुद का मेडिकल सेंटर बना सकती हूँ। तो फिर किसी और की नींव पर क्यों खड़ी हूँ? करणवीर की आंखें कुछ क्षणों के लिए हैरानी से फैल गईं। आरुषि के शब्दों ने उन्हें झकझोर दिया। आरु, क्या तुझे इतना बेरहम होना जरूरी है? उन्होंने दुख से पूछा। आप गलत समझ रहे हैं। आरुषि का स्वर अब और ठंडा हो चुका था। मैं बस वो नहीं ले रही जो मुझे नहीं चाहिए। इसे बेरहमी कहना उचित नहीं होगा। वो उठी और अपने कपड़ों से काल्पनिक धूल झाड़ी, मानो वहां की हर चीज से दूरी बना रही हो। नाना जी, अब आराम कीजिए। मैं चलती हूँ। आगे वो बिना कोई और बात किए वो वहां से निकल पड़ी। दरवाजे के पास जतिन जोशी के परिवार के कुछ सदस्य खड़े थे। उन्होंने पूरी बातचीत सुन ली थी। जैसे ही आरुषि बाहर आई, वे आपस में नजरें मिलाने लगे। फिर उनमें से एक ने हिचकिचाते हुए कहा, आरुषि दीदी, करणवीर साहब आपके साथ न्याय करेंगे। अगर आप चाहें तो मेडिकल सेंटर को बचाने में मदद कर सकती हैं। अगर मैं उस सेंटर की जिम्मेदारी लेती हूं तो विकास की सत्ता आधी हो जाएगी और इसका सीधा लाभ तुम्हारे परिवार को होगा, है ना? आरुषि ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसके शब्द चाकू की तरह सीधे और धारदार थे। उनके चेहरों की रंगत उतर गई क्योंकि उन्हें कोई जवाब नहीं सूझा। आरुषि ने बिना पलक झपकाए कहा, विरासत को लेकर तुम लोग आपस में लड़ो या उसे खो दो, वो तुम्हारा पारिवारिक मामला है। मुझ पर नैतिकता का बोझ डालकर मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो। आरुषि गुप्ता जोशी निवास से निकलने के बाद भी कुछ बोली नहीं। उसका चेहरा शांत दिख रहा था पर भीतर एक तूफान चल रहा था। शायद उसके माता पिता सही ही कहते थे, वह एक पत्थर दिल और स्वार्थी लड़की थी जिसे रिश्तों की कद्र करना नहीं आता। करणवीर जोशी मृत्युशैया पर थे और फिर भी उसने बिना एक पल की झिझक के उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। और सिर्फ ठुकराया ही नहीं, उसने अपनी बातों में ये तक कह दिया कि वह अपना खुद का मेडिकल सेंटर बनाएगी। उसके शब्द शायद तीर बनकर करणवीर के दिल में उतर गए होंगे, लेकिन जो चोट आरुषि को लगी थी वह भी कम नहीं थी। करणवीर के शब्दों में जो प्रेम की परत चढ़ी हुई थी, दरअसल वह एक चाल थी, जोशी परिवार, विकास और हार्मनी मेडिकल सेंटर के लिए उसे मोहरा बनाने की कोशिश। आरुषि ने झुंझलाकर सिर झटका। वह इतनी गहराई में खोई थी कि उसे पता भी नहीं चला कि दो काले सूट में पहने हुए अजनबी उसकी ओर पीछे से दबे पांव आ रहे थे। अचानक एक हाथ उसके चेहरे पर पड़ा और उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज दब गई। उसके इंस्टिंक्ट्स तुरंत जागे। उसकी उंगलियां जेब में रखी अपनी खुद की बनाई हुई जहरीली पाउडर की शीशी तक पहुंची, जो वह आत्मरक्षा के लिए हमेशा साथ रखती थी। लेकिन सामने वाले पूरी तैयारी के साथ आए थे। एक झटका और बिजली का तेज करंट उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। आरुषि का शरीर ढीला पड़ गया। उसकी चेतना डूबने लगी थी और जैसे ही उसकी पलकें भारी होकर बंद होने लगी, उसने एक चेहरा देखा, आशीष। उसकी आंखों में पतली सी नाराजगी की रेखा थी। होंठ सख्ती से आपस में दबे हुए। कुछ शब्द बोले उसने जिन्हें आरुषि ठीक से सुन भी नहीं पाए। हरामी साला, उसके मन में बस यही गूंजा। वो इतना गुस्से में थी कि काश उस पर झपट कर काट खा जाती। लेकिन अब सब कुछ अंधेरा हो गया। आशीष ने उसे उठाया और अपनी कार में बिठाया जैसे वह कोई वजनहीन बुढ़िया हो। कार रात की सड़क पर सरपट दौड़ पड़ी और सीधे माधव लालवानी के निवास की ओर चल पड़ी। घर के अंदर माधव अपने चित्रकला के अभ्यास में लीन था। ड्राइंग शीट्स एक के बाद एक फर्श पर बिखरती जा रही थीं। वह किसी भी रेखा से संतुष्ट नहीं था। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। जब उसने खिड़की से झांककर देखा कि आशीष आरुषि को गोद में लिए अंदर ला रहा है, उसके मन को किसी हद तक सुकून मिला। ले जाओ, उसने बस इतना कहा। आशीष चुपचाप सिर हिलाता हुआ आरुषि को उसके कमरे में ले गया। वो अब भी बेहोश थी मगर चेहरा शांति से भरा हुआ था। उसकी नाजुक नाक, लंबी पलकों की छाया और कोमल होंठ जैसे चांदनी में नहाए हों। आशीष की नजर उस चेहरे से हट नहीं पा रही थी। उसे वो पहली मुलाकात याद आई जब उसने पहली बार आरुषि को गुप्ता निवास के बाहर देखा था, जब वह अपनी कार में उससे अनजान होकर निकल गई थी। उस क्षण ने उसके दिल पर गहरा असर डाला था, भले ही उसने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। उसने धीमी सांस ली और अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां आरुषि के गाल को हल्के से छू गईं। उसी वक्त मनाली की एक ऊंची इमारत के नीचे एक चमचमाती मायबैक कार खड़ी थी। टेललाइट्स की लाल रोशनी अंधेरे में चमक रही थी। कार के अंदर कोई व्यक्ति आधे घंटे से इंतजार कर रहा था। राघव कपूर पीछे की सीट पर बैठा था, आंखें बंद, सिर पीछे टिकाए। आरुषि अभी तक नहीं लौटी। उसने आंखें खोले बिना पूछा,
नहीं सर, मुकेश कौर ने घड़ी देखते हुए जवाब दिया। सर, उसका फोन भी बंद जा रहा है। कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ? राघव ने आंखें खोली और उनके अंदर घबराहट की झलक साफ थी। पता लगाओ वो कहाँ है, और ये यकीन दिलाओ कि वो ठीक है। अगर कुछ भी। राघव की आंखों में अंधेरा गहराने लगा और उसका स्वर बर्फ सा ठंडा हो गया। अगर किसी ने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत की, तो वो उस हमारी को बच्चे को खुद ढूंढेगा और उसका अंजाम ऐसा होगा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। आरुषि गुप्ता की चेतना धीरे धीरे लौट रही थी। सबसे पहले उसने अपने चेहरे पर एक हल्की खुजली महसूस की। आंखें खोलने की कोशिश करते हुए उसने पाया कि उसके ठीक सामने आशीष झुका हुआ था। उनका चेहरा इतना करीब था कि उनके होंठ लगभग छूने को थे। किसी भी सोच विचार से पहले आरुषि का हाथ अपने आप उठ गया और आशीष के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। हालांकि उसका शरीर अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ था और उसकी ताकत कमजोर पड़ी हुई थी। आशीष जरा भी नहीं हिला। उसने अनायास ही उसका हाथ पकड़ लिया और ठंडी आवाज में कहा, आरुषि, मेरी सहनशक्ति की भी एक सीमा है। उसकी गहरी काली आंखें आरुषि की आंखों में झांकती चली गईं। चाहे तुम नखरे दिखा रही हो या मुझसे नफरत करती हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात तय है, जो चीज मैं चाहता हूं वो मैं लेकर ही रहता हूं। आरुषि का खून खौल उठा। पल भर के लिए उसे लगा जैसे उसका दम घुटने वाला है। उसने अपने दांत भींचते हुए तीखी हंसी में कहा, तुम मुझे पाना चाहते हो? ऐसा ख्वाबों में भी नहीं होगा। इतना कहकर उसने आशीष के चेहरे पर थूक दिया। लेकिन आशीष इससे जरा भी विचलित नहीं हुआ। उल्टा वो और करीब आ गया। उसने दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। अब आरुषि बिल्कुल हिल नहीं सकती थी। उसके शरीर से एक नर्म मगर ताज़ा फूलों सी खुशबू उठ रही थी। इस मौसम में ये सुगंध चौंकाने वाली थी। एक क्षण को आशीष का ध्यान भटक गया। तभी एक पछतावे की टीस सी उठी। उसके दादाजी ने कितनी मेहनत से आरुषि से सगाई करवाने की योजना बनाई थी। माधव ने तो पूरे शहर को दावत में बुलाने तक की तैयारी कर ली थी। लेकिन आशीष, वह उस दिन कावेरी से मिलने चला गया। काश वह उस दिन वहीं रुक जाता, तो आज आरुषि पहले से ही उसकी होती। आशीष की निगाहें उसके होठों पर टिक गईं, जो कि गहरी होती जा रही थीं। उसके इरादे अब और स्पष्ट थे। वह झुकने ही वाला था कि तभी आरुषि ने अपनी बची हुई ताकत से घुटना उसके पेट में दे मारा। आशीष दर्द से कराह उठा, लेकिन अगले ही पल उसने एक गोली आरुषि के मुंह में ठूंस दी। आरुषि ने उसे थूकने की कोशिश की, लेकिन आशीष ने फुर्ती से उसका जबड़ा कसकर पकड़ लिया, कोई मौका नहीं दिया। जैसे जैसे आरुषि संघर्ष करती रही, वैसे वैसे वह दवा अपना असर दिखाने लगी। उसके शरीर में गर्मी की लहरें दौड़ने लगीं, मानो उसकी नसों में आग दौड़ रही हो। आशीष की आंखें अब बर्फ जैसी ठंडी हो गई थीं। वह ये सब करना नहीं चाहता था, पर आरुषि ने उसे कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा था। कभी कावेरी ने भी उसे रिझाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। मगर आरुषि अलग थी, बिल्कुल अलग। उस रात उस होटल में जब उसने आरुषि को राघव कपूर के साथ देखा था, तब जो ज्वाला उसके अंदर भड़की थी, वो आज तक बुझी नहीं थी। वो झुका और अपने होंठ उसके करीब ले आया, लेकिन तभी कुछ असामान्य हुआ। आरुषि ने हिलना बंद कर दिया। उसकी आवाज अब दर्द से डूबी हुई और कमजोर लग रही थी, जैसे कि वह किसी टूटे हुए स्वर में बोल रही हो, दर्द हो रहा है, जरा धीरे पकड़, थोड़ी ढीली कर दो। आशीष कुछ पल के लिए रुक गया। उसने उसकी कलाई की तरफ देखा, जो अब लाल पड़ चुकी थी। उस पर उसकी पकड़ के निशान साफ दिख रहे थे। उसका चेहरा लाल हो रहा था, शायद दवा का असर था या कुछ और उसकी भीगी हुई आंखें बेहद मासूम लग रही थीं। एक पल के लिए आशीष का दिल पिघल गया। उसने उसकी कलाई छोड़ते हुए नर्म आवाज में पूछा, अब क्या तुम सीधे रहोगी? आरुषि ने आंखों में आंसू भरकर सिर हिलाया, हाँ मैं। जैसे ही आशीष ने उसका हाथ छोड़ा, आरुषि के चेहरे से लाचारगी गायब हो गई और उसकी आंखों में एक क्रूर चमक उभर आई। आशीष का दिल धक से रह गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, आरुषि ने अपने आप को छुड़ाया और झपटकर उठ खड़ी हुई। उसने पास रखी टेबल लैंप को पकड़ा और पूरे जोर से आशीष के सिर पर दे मारा। आशीष ने झटके से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन क्या राघव वक्त रहते आ पाएगा? क्या करेगा अब राघव लालवानी के साथ? राघव का लालवानियों पर हमला। आरुषि की आंखों में जैसे एक नई चिंगारी जल उठी थी। आशीष के पीछे हटते ही उसे वही मौका मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। वह फुर्ती से बिस्तर से कूदी और टेबल लैंप उठाकर दीवार पर दे मारा। लैंप चकनाचूर हो गया, टुकड़े चारों ओर बिखर गए। आरुषि ने उनमें से एक नुकीला टुकड़ा उठाया और उसे कसकर पकड़ लिया।
उसके हाथ की हथेली कट गई और लहू बहने लगा। लेकिन वो दर्द नहीं, हिम्मत की आग थी, एक ऐसा हथियार जो उसे आशीष से बचा सकता था। एक कदम और बढ़ाया तो गर्दन चीर दूंगी। हिम्मत हो तो आजमा ले, उसने घृणा से दांत भींचते हुए कहा। आशीष की आंखों में गुस्सा भर आया। उसे खुद पर गुस्सा था कि वो कुछ देर पहले उसके लिए नर्म पड़ गया था, मगर उसे तसल्ली थी कि दवा असर दिखा रही थी। आरुषि की लाल होती गालें और धुंधली आंखें इस बात की गवाही थीं। उसे यकीन था ज्यादा देर नहीं लगेगी जब वो खुद ही थक जाएगी। मगर जो हुआ उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। आरुषि ने अचानक वह शीशे का टुकड़ा अपनी ही कलाई पर चला दिया। तेज दर्द ने उसकी चेतना को झकझोर दिया, जिसके कारण उसकी नजर फिर से तेज हो गई, एकदम शुद्ध और दृढ़। तुम? आशीष हैरान रह गया। वो अवाक खड़ा था, विश्वास नहीं कर पा रहा था कि आरुषि अपने होश में रहने के लिए खुद को ही जख्मी कर लेगी। आरुषि के चेहरे पर अब भीषण दर्द के साथ साथ सख्ती थी। बाहर निकलो यहां से। उसे पता था कि माधव लालवानी के इस महल जैसे घर से वो आज रात निकल नहीं सकती थी। अगर वह भागने की कोशिश करती तो आशीष के आदमी उसे पल भर में काबू में कर लेते। उसके हाथ का ये शीशा कोई काम नहीं आता। इसी कारण फिलहाल उसे इसी कमरे में रहना सुरक्षित था। लेकिन आशीष रुका नहीं, वह फिर एक कदम आगे बढ़ा। आरुषि ने नुकीले शीशे को और कसकर पकड़ा। हथेली से खून बहता रहा, लेकिन दर्द ने उसके इरादों को और मजबूत किया। उसकी नजरें आशीष की हर हरकत पर टिकी थीं। अगर वह जरा भी पास आता तो आरुषि उसे बिना सोचे वार कर देती, जानलेवा हमला। लेकिन आशीष को जैसे अब भी कोई डर नहीं था। वह आगे बढ़ता रहा। आरुषि की आंखों में अब संकल्प की ज्वाला थी। अचानक वह पूरे जोर से आगे बढ़ी और शीशे को उसकी गर्दन की ओर चलाया। आशीष चौंक गया, मगर पूरी तरह अनजान नहीं था। लालवानी खानदान का वारिस होने के नाते उसे ऐसे खतरनाक हालात से निपटने की ट्रेनिंग मिली थी। पिछली बार आरुषि ने उसे चकमा दिया था, लेकिन उसकी रिफ्लेक्स अब भी तेज थी। वह ठीक वक्त पर पीछे हट गया, जैसे ही शीशा उसकी गर्दन को छूने ही वाला था। नुकीला किनारा उसकी त्वचा को छीलता हुआ निकल गया, एक पतली सी लकीर बन गई जिससे खून टपकने लगा। आशीष का दिल जोर से धड़क उठा। बस एक पल की देरी होती तो ये लकीर उसकी आखिरी सांस बन सकती थी। आरुषि, वह गुस्से से दहाड़ा, तुम सच में एक निर्दयी और एकदम बेरहम लड़की हो। उसकी बात पर आरुषि ने उसे तिरस्कार से देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए अफसोस की झलक आए। वह बहुत करीब थी। बस थोड़ी और ताकत और वह सब कुछ खत्म कर सकती थी। लेकिन वह वार उसकी आखिरी ताकत खींच ले गया। उसके घुटनों में जान नहीं बची थी। वह लड़खड़ाए और गिरने ही वाली थी कि पास की मेज का सहारा ले लिया। अब वो अपनी सीमाओं पर थी। आशीष उसके सामने खड़ा हुआ, उसकी आंखों में वही पुरानी घमंड भरी ठंडक थी। अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा आरुषि। आरुषि कुछ कहने ही वाली थी कि एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। जमीन कांप उठी, पूरा विला थरथरा उठा। ऊपर की झूमर हिलने लगी, मेज पर रखे सजावटी सामान खड़खड़ाने लगे। कुछ पल के लिए उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या ये भूकंप है। आशीष ने पर्दा झटक कर खिड़की से बाहर झांका। उसके चेहरे का रंग एकदम बदल गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। आरुषि ने भी उसी पल एक तेज निगाह बाहर डाली और वहीं जड़ हो गई। बाहर लालवानी हवेली की दीवारें और फेंसिंग ध्वस्त हो रही थीं, जैसे कि किसी जंग का मैदान हो। आर्मी के हथियारबंद मिलिट्री आर्मर्ड एसयूवी तेजी से अंदर घुस रहे थे, वो बुलेट प्रूफ और बेकाबू थे। धमाकेदार आवाजें उन्हीं की थीं, जिनके टायर सब कुछ रौंदते चले जा रहे थे। जो रास्ते में आ रहा था वो मिट्टी में मिल रहा था। लालवानी परिवार मनाली का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली घराना। उनकी हवेली किसी अभेद्य किले से कम नहीं थी। ऊंची कठोर दीवारें जो बिजली की तारों से घिरी थीं, एक भव्य मगर सुरक्षित फाटक और हर नुक्कड़ कोने पर तैनात सशस्त्र अंगरक्षक, ये सब कुछ उनकी ताकत का घमंड था। मगर आज रात ये सारी सुरक्षा, सारी व्यवस्था राघव कपूर के आर्मी व्हीकल के सामने मिट्टी में मिल चुकी थी। दीवारें टूट रही थीं, फाटक ध्वस्त हो चुका था। लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स की हेडलाइट्स की तेज चमक ने चौकस गार्ड्स की आंखें चौंका दी। पल भर में ही डर ने उन्हें जकड़ लिया। जो भाग नहीं सके वे इन लोहे के राक्षसों से टकराकर दूर जा गिरे। उनकी चीखें रात की नीरवता में गूंज उठीं। कुछ ही पलों में लालवानी हवेली का आधा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया था। हर ओर टूटी हुई दीवारें, बिखरा हुआ फर्नीचर और जमीन पर छितरे खून के धब्बे, जैसे किसी तूफान ने तहस नहस कर दिया हो। लेकिन लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स रुकने के लिए नहीं आए थे। वे लगातार भीतर घुसते गए, बिना रुके, बिना थमे, मानो पूरे महल को कुचलकर आगे बढ़ना हो।
भव्य फाटक, सुंदर कमल पोखर और फिर ग्राउंड फ्लोर की फ्रेंच विंडोज, कुछ भी नहीं बचा। आखिरकार एक लाइट आर्मर्ड व्हीकल सीधा हवेली के भव्य हॉल में घुस गया। ये शोर इतना भयावह था कि माधव लालवानी परिवार के वृद्ध मुखिया अपनी नींद से उछल पड़े। बाहर से आती चीख पुकार और धमाके उन्हें विचलित कर चुके थे। ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने चिल्लाकर पूछा। तभी एक अंगरक्षक दरवाजा खोलकर हौंफते हुए भीतर आया। सर, बड़ी मुसीबत है। बाहर आर्मी लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, और वो भी कम से कम 20। वे फाटक तोड़ चुके हैं और हवेली पर धावा बोल रहे हैं। मुझे उठाओ, माधव लालवानी ने गुस्से से कहा। उनकी आवाज अब भी उतनी ही भारी थी। देखता हूं कौन है जो मेरे घर में घुसने की हिम्मत कर रहा है। कुछ ही पलों में वे कपड़े पहनकर बाहर निकले और जो दृश्य उन्होंने देखा वह उनके विश्वास से परे था। हॉल के बीचों बीच एक लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स खड़ी थी। उनकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। उनका दिल धड़कने लगा, घबराहट से नहीं बल्कि अपमान के कारण। तुम लोग हो कौन? क्या तुम्हें पता है तुम सब कहाँ खड़े हो? सीढ़ियों की ऊंचाई से उनकी दहाड़ गूंजी। उम्र भले ही उनके चेहरे पर दिखती हो, मगर उनकी उपस्थिति अब भी रौबदार थी। लेकिन उस रात वे किसी साधारण हमलावर से नहीं जूझ रहे थे। हॉल के एक कोने में खड़ी लाइट आर्मर्ड व्हीकल का दरवाजा खुला और राघव कपूर अपने लंबे डग भरते हुए बाहर निकला। उनके इशारे पर वही लाइट आर्मर्ड व्हीकल इंजन की गड़गड़ाहट के साथ सीढ़ियों की ओर तेजी से बढ़ने लगी, और वह सीधा माधव लालवानी की ओर बढ़ रही थी। अपने सामने के नजारे को देख अंगरक्षक की सांसें रुक गईं। वही लालवानी भी सन्न रह गए। अभी अभी सब कुछ खत्म होता महसूस हो रहा था कि वो आर्मी व्हीकल अचानक रुक गई, और वो भी सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर। उसके इंजन की गरज और हेडलाइट्स की चमक ने हवेली की हवा में बर्फीली ठंडक भर दी थी। अंगरक्षक फर्श पर गिर पड़ा, अब चेहरा काला पड़ गया था। वो इस वक्त मौत के बहुत नजदीक था। माधव लालवानी ने उसे झटक कर परे किया और कुछ कदम आगे बढ़े और सीधा राघव कपूर के सामने आ पहुंचा। बर्बाद होती हवेली के मलबे में भी राघव ऐसे खड़े थे जैसे कोई अजेय सम्राट हो। राघव कपूर, माधव बोले, आवाज में अब संयम और सतर्कता थी। हमारे परिवारों के बीच कोई बैर नहीं। फिर यह सब क्यों? राघव ने एक पल को भी समय बर्बाद नहीं किया। उनकी आंखें सीधे लालवानी के सीने को चीरती नजर आ रही थीं। आरुषि को मेरे हवाले करो। तो असली मकसद ये था, आरुषि गुप्ता। माधव लालवानी का दिमाग दौड़ने लगा। एक पल में 100 बातें दिमाग से गुजर गईं। फिर उन्होंने कहा, आरुषि तो हमारे परिवार की भावी बहू है मिस्टर कपूर। आपसे उसका क्या लेना देना? राघव की आंखों में एक गहराती हुई क्रूरता उभर आई। उनके चेहरे की शांति अब ज्वालामुखी बन चुकी थी। बूढ़े, लगता है तुम्हारे अंदर जीने की इच्छा नहीं रही। माधव कुछ और कहने ही वाले थे, मगर राघव अब बिल्कुल भी समय गंवाने के मूड में नहीं थे। पूरी हवेली छान मारो, उन्होंने आदेश दिया। जी सर, उनके सिपाहियों ने एक साथ उत्तर दिया। राघव के आदमी, जो खास प्रशिक्षित और अनुशासित थे, पल भर में पूरे परिसर में फैल गए। कमरे से कमरे खंगालने लगे। उद्देश्य केवल एक था, आरुषि गुप्ता। उसी वक्त सीढ़ियों के ऊपरी सिरे पर 2 आकृतियां दिखाई दी। सबसे पहले आशीष नीचे आया। उसके पीछे आरुषि थी। मनोज लालवानी की आंखों में आशा की एक हल्की चमक उभरी। इतने सब के बाद उसने यही चाहा था कि अब तक वह हो चुका होगा जो होना था। पर जब माधव लालवानी ने ऊपर देखा तो उनका दिल एक क्षण के लिए थम गया। आशीष की गर्दन पर एक नुकीला कांच का टुकड़ा दबा हुआ था और उसे थामे खड़ी थी आरुषि गुप्ता। वह अब उसे बंधक बना चुकी थी। निकम्मा लड़का। माधव लालवानी के मन में कड़वाहट भर गई। वो फुर्ती से कुछ कर भी नहीं पाया। मनोज लालवानी ने अपनी आंखें बंद की और गुस्से व पीड़ा में एक गहरा सांस खींचते हुए मुंह से खून उगल दिया। दादाजी, आशीष ने घबरा कर पुकारा। वो उनकी ओर बढ़ने ही वाला था कि आरुषि ने शीशे को और जोर से दबा दिया। हिलना मत, आरुषि ने कठोर स्वर में कहा। उसकी आंखों में एक निश्चय था। ये वही क्षण था जिसका उसे इंतजार था। जब आशीष वापस अपने कमरे की ओर मुड़ा, तभी उसे नजर आई वो गाड़ियों की कतार, भारी आर्म्ड व्हीकल जो कि हवेली में घुसती जा रही थी। उनके पहियों के नीचे आकर संगमरमर की राहें टूट रही थीं। इस अफरा-तफरी के बीच आरुषि ने मौका देखकर आशीष को बंधक बना लिया ताकि लालवानी हवेली से सुरक्षित निकला जा सके। पर उसे क्या पता था कि जो हमवीज वहां तबाही मचा रही थी वो किसी अजनबी की नहीं बल्कि राघव कपूर की थी, वही शख्स जिसके लिए वो जान की बाजी लगाने को तैयार थी। वह आशीष को बंधक बनाए सीढ़ियों तक पहुंची। फिर एक झटके में उसे नीचे धकेल दिया। आशीष सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिरा, उसके माथे से खून बहने लगा।
और ऊपर खड़ी आरुषि, वो अब राघव की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम आ गए, अब चैन से सांस ले सकती हूँ। उसकी मुस्कान थकी हुई थी लेकिन सच्ची थी। अब उसका शरीर थरथराने लगा। वह खुद को संभाल नहीं सकी और सीढ़ियों से गिरने लगी। इस नज़ारे को देख भीड़ और गड़गड़ाहट को चीरता हुआ राघव कपूर एक बर्फीली हवा की तरह आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसका बदन तप रहा था, हथेली से खून बह रहा था, लेकिन अब भी वो कांच का टुकड़ा कसकर पकड़े हुए थी। राघव ने धीरे से उसकी उंगलियों को खोला और टुकड़ा फेंक दिया। उसके दोनों हाथों पर जगह जगह खरोंचें थीं, कुछ जख्म गहरे थे। राघव ने उसकी ओर देखा और फिर अपनी बाहों में समेट लिया। अब पूरे हॉल में सन्नाटा था। माधव लालवानी, जो जमीन पर पड़े थे, उनकी ओर राघव ने एक तीखी नजर डाली। वहीं लहूलुहान आशीष दर्द से कराह रहा था। लालवानी, बहुत बढ़िया। राघव की आवाज में नफरत घुली हुई थी। अचानक ऊपर की लाइट्स झपकने लगीं। फिर एक तेज धमाके के साथ वे फट गईं। बाहर से बर्फीली हवा का झोंका अंदर घुसा, जिससे पूरे हॉल में कपकपी सी फैल गई, जबकि मौसम बिल्कुल सामान्य था। मनोज लालवानी की आंखें डर से फैल गईं। उन्होंने फिर एक बार खून उगला। उनकी आवाज कांप रही थी, राघव कपूर, रहम करो, मुझे नहीं पता था कि आरुषि तुम्हारी है। वरना मैं कभी ये फैसला नहीं करता। वो झूठ नहीं बोल रहे थे। अगर उन्हें जरा भी अंदाजा होता कि आरुषि गुप्ता राघव कपूर की है, तो वह लालवानी परिवार को दांव पर लगाने जैसी मूर्खता कभी नहीं करते। राघव ने एक नज़र में उसकी दयनीय स्थिति देखी। अब बहुत देर हो चुकी है। उसने आरुषि को सीने से लगाया और बाहर की ओर चल दिया। पीछे सिर्फ 3 शब्द गूंजते रह गए, पत्थर की तरह भारी, सांस की तरह बोझिल, इट्स टू लेट। उद्धरण चिन्ह। माधव लालवानी का चेहरा सफेद पड़ गया। उनकी सांसें उखड़ने लगीं, हाथ कांपने लगे। उनके अंदर जो थोड़ी सी भी ताकत बची थी, वह भी इस एक दृश्य में जैसे सूख गई। मानो उनके शरीर से पूरी हवा खींच ली गई हो। दादाजी, आशीष लड़खड़ाते हुए चिल्लाया। डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी, उसने अंगरक्षकों की ओर चिल्लाया। अंगरक्षक भागे। माधव लालवानी ने कांपते हुए आशीष का हाथ थामा। उनकी आंखों में जलती हुई बेचैनी थी। क्या तुझे इन सब के बारे में पता था? क्या? आशीष ने नजरें चुराईं। क्या तुझे पता था कि आरुषि राघव के साथ है? आशीष चुप रहा। उस होटल वाली रात जब उसने राघव को देखा था, वही एक इशारा काफी था। वह जानता था, लेकिन सच बताना नहीं चाहता था। माधव लालवानी ने उसकी आंखों में देखा और सब कुछ समझ लिया। उनके अंदर की आग भड़क उठी। एक और बार खून उगलते हुए उन्होंने गुस्से से चिल्लाया, कमीने, तेरे कारण लालवानी खानदान खत्म हो जाएगा। तभी उन्होंने अपने एक गार्ड को बुलाकर कहा, उसे जल्दी फोन करो, अब सिर्फ वही हम राघव कपूर से बचा सकता है। आखिर किसकी बात कर रहा था माधव? क्या सच में लालवानी आज खत्म हो जाएगा? आरुषि और राघव के बीच एक और प्यार भरी रात। आशीष के मन में भीतर ही भीतर एक टीस सी उठ रही थी। दादाजी, वह बोला, लालवानी परिवार मनाली के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक है, लेकिन राघव कपूर ने हमें रौंद कर रख दिया है। क्या हम चुपचाप ये सब सह लेंगे? अब बिस्तर पर लेटे माधव लालवानी की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन सवाल सीधा था, तो तुम करना क्या चाहते हो? आशीष की आंखों में गुस्से की एक लालसी लपट थी। दिल्ली उसकी जगह हो सकती है, लेकिन मनाली हमारा इलाका है। हमें दिखाना होगा कि कोई भी लालवानी परिवार से टकराकर बच नहीं सकता। उसकी बात सुन माधव लालवानी हल्की हंसी हंसे, और वो थी एक थकी हुई, निराशा से भरी हुई हंसी। वह हंसी खुशी की नहीं थी, बल्कि टूटे हुए भ्रम की थी। बरसों से उन्होंने आशीष को अपना उत्तराधिकारी माना था। कम उम्र और अनुभव की कमी के बावजूद उन्हें उम्मीद थी कि आशीष एक दिन लालवानी परिवार को अपने दम पर संभाल सकेगा। पर आज उसे देखकर उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका वारिस अभी भी नासमझ है। मनोज को बुलाओ, उन्होंने धीरे से कहा, उसे अभी इसी वक्त बुलाओ। मुझे उससे बात करनी है। आशीष के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उन्हें डर था कि शायद दादाजी यह रात नहीं देख पाएंगे। उन्होंने तुरंत किसी को अस्पताल में फोन लगाने को कहा। उधर मनोज लालवानी इस समय बच्चों के अस्पताल में थे, जहां उनकी नन्ही बेटी सानवी भर्ती थी। उनका फोन बार बार बज रहा था, लेकिन उन्होंने ध्यान तक नहीं दिया। उनकी दुनिया में इस वक्त सबसे जरूरी चीज थी सानवी। सानवी अभी 2 साल की भी पूरी नहीं हुई थी। उसे बुखार था और रोते रोते उसकी आवाज बैठ गई थी। मनोज ने बड़े स्नेह से उसकी पीठ थपथपाई, माय प्रिंसेस, अब सब ठीक हो जाएगा। तुमने दवा पी ली है ना? अब थोड़ी नींद लो, फिर सब अच्छा लगेगा। डरो मत। पर तभी सानवी सिसकते हुए बोली, मम्मा, मुझे मम्मा चाहिए।
उस एक शब्द ने जैसे मनोज का दिल तोड़ दिया। सानवी ने अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं था। जब वह छोटी थी तब सब आसान था। मनोज खुद देखभाल कर लेते थे और नौकरानियों की मदद भी मिल जाती थी। पर जैसे जैसे वह बड़ी हुई, वह माँ का मतलब समझने लगी। कभी टीवी में कोई कार्टून देखती तो कहती, ये उसकी मम्मा है। मेरी मम्मा कहाँ है? मनोज ने उसकी ललाट पर चूमते हुए कहा था, पापा तुम्हारी मम्मा को ढूंढ लाएंगे। पक्का वादा है मेरा। सानवी ने अंततः रोते रोते नींद ले ली। उसे ग्लूकोज की सुई लगी थी और डॉक्टर ने कुछ दवा भी दी थी। छोटी सी मासूम बच्ची अब शांत थी, धीरे धीरे सांस लेती हुई। चेहरे पर आंसुओं की हल्की सी नमी बाकी थी। मनोज ने उसका चेहरा प्यार से पोंछा, उसे बेबी क्रीम लगाए और फिर उसका डायपर भी बदला। सब कुछ करने के बाद उन्होंने अपना फोन उठाया, जो अब भी बज रहा था। उन्होंने झल्ला कर उठाया, अब क्या है? चाचा जी, दादाजी शायद आज रात नहीं निकाल पाएंगे। वो आपको देखना चाहते हैं। आप कहाँ हैं अभी? ठीक है, आ रहा हूँ। मनोज ने बिना कुछ और कहे फोन काट दिया। हालांकि सानवी का बुखार अब कुछ कम हो गया था और दो नौकरानियां कमरे में उसकी देखभाल कर रही थीं, फिर भी मनोज बेचैन थे। उन्होंने डॉक्टर और नर्सों से खास ध्यान रखने को कहा। अगर कुछ भी हो तो तुरंत मुझे कॉल करना। उन्होंने अपना फोन सबसे तेज रिंगटोन पर सेट किया और अस्पताल से निकल गए। जब वह लालवानी हवेली पहुंचे तो उनके कदम ठिठक गए, जैसे पूरा इलाका किसी बम धमाके से उड़ा हो। दीवारें टूटी हुई थीं, पेड़ उखड़े पड़े थे। मनोज भीतर भागा और जब उसने अपने पिता की हालत देखी तो उन्हें सब समझ आ गया। उन्हें पता चला कि परिवार के लोगों ने आरुषि गुप्ता को अगवा कर लिया था। उसे धमकाया गया, जबरदस्ती की गई और तब राघव कपूर वहां पहुंच गया। वह न सिर्फ आरुषि को बचाकर ले गया बल्कि लालवानी हवेली को तबाह कर गया। इस पूरे नज़ारे को देख मनोज के मुंह से फौरन निकला, ठीक ही हुआ। उसे इन सब का बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। फिर उसने गुस्से से कहा, एक लड़की को धमकाकर क्या साबित करना चाह रहे थे तुम लोग? अब भुगतो। उधर माधव की सांसें अब तेज हो चुकी थीं। वह बिस्तर पर लेटे खांस रहे थे और डॉक्टर जिसने अभी तक उनका इलाज किया था चुपचाप सिर हिलाकर कमरे से बाहर निकल गई। जो होना था हो चुका। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि लालवानी परिवार बचा रहे। उन्होंने मनोज का हाथ कसकर थामा। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे अंतिम क्षणों में कोई नई ऊर्जा फूट रही हो। अब से लालवानी परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मनोज और आशीष दोनों सन रह गए, जैसे ये शब्द हवा को चीरते हुए उनके दिल तक पहुंच गए हों। दादाजी, आशीष की आवाज कांप गई। वह इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अपना पूरा जीवन उन्होंने एक उत्तराधिकारी के रूप में बिताया था। हर दिन, हर क्षण सिर्फ इसी तैयारी में गुजरा था कि एक दिन लालवानी परिवार की बागडोर उन्हें सौंपी जाएगी। वहीं दूसरी ओर मनोज हमेशा अपनी बेटी सानवी की देखभाल में ही व्यस्त रहा था। आशीष को ये समझ नहीं आया कि अब इस टूटे बिखरे परिवार की कमान मनोज को कैसे सौंप दी गई। मनोज ने एक तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, मुझे इस बिखरे हुए खानदान का उत्तराधिकारी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें बनना ही होगा। अचानक माधव ने तुरुप का पत्ता फेंका, क्या तुम सानवी की मां को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हो? लालवानी परिवार की सारी संसाधन तुम्हारे पास होंगे, क्या तब उसे ढूंढना आसान नहीं होगा? मनोज चुप हो गया। ये सच था, जो बात कही गई थी उसमें बहुत आकर्षण था। अपनी बेटी के लिए ही सही, उसके भविष्य के लिए ही सही, इस प्रस्ताव को ठुकराने का कोई औचित्य नहीं था। थोड़ी देर के बाद उसने ठंडी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं लालवानी परिवार की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। ये सुनते ही माधव की थकी हुई आंखों में संतोष की झलक उभर आई। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ अपनी आंखें मूंद लीं। साइड में रखे कार्डियक मॉनिटर से एक तीव्र, तेज बीप की आवाज आई। धीरे धीरे स्क्रीन पर वह लाइन सीधी हो गई, एकदम सपाट। उधर कपूर हवेली में आरुषि की नींद राघव कपूर की बाहों में टूटी जब वे वापस लौट रहे थे। उसका शरीर तप रहा था और सोच जैसे एक आग में खो गई थी। उसने राघव को कसकर पकड़ा, जिसकी त्वचा उसके मुकाबले ठंडी थी। इस पल उससे बस यही चाहिए था, कोई ठंडक जो उसकी जलन को सुला सके। वही उसके स्पर्श ने राघव को भीतर तक हिला दिया। वह उसके हाथों को पकड़ना चाहता था, लेकिन डर था कि कहीं उसके बंधे हुए घाव फिर से न खुल जाएं। राघव के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, जबकि आरुषि को किसी चीज की परवाह नहीं थी। राघव की सांसें तेज हो गईं, चेहरा सख्त होता जा रहा था। स्टीयरिंग पर बैठा ड्राइवर पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने बस एक्सीलेटर पर जोर दिया और कार हवेली की ओर और तेजी से दौड़ पड़ी।
कार रुकते ही ड्राइवर फुर्ती से उतरा और पिछला दरवाजा खोलते हुए बोला, सर हम पहुंच गए। राघव ने बिना समय गंवाए आरुषि को बाहों में उठाया और ऊपर बेडरूम की ओर ले चला। सीढ़ियों पर कदम रखते रखते आरुषि और अधिक बेपरवाह हो गई थी, जिसकी वजह से राघव को अपनी मुंह की मांसपेशियां कसनी पड़ी। आरुषि, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? उसकी आवाज में झुंझलाहट नहीं, बल्कि डर छुपा था, जैसे उसे चिंता थी कि वह उसे किसी और समझ रही हो। आरुषि की आंखें उदास थीं। उसने उसके चेहरे को थामा और फुसफुसाए, राघव, तुम राघव कपूर हो, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं। तुम्हें किसी और समझ बैठूंगी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? उसके जवाब से राघव को संतोष हुआ। तभी आरुषि की आंखें भर आईं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, भीतर से टूट रही हूं। राघव का चेहरा गहराता गया। उसकी आवाज गूंजती मगर नर्म थी। वह पूरी तरह संयमित रहा, जबकि आरुषि बार बार उससे मदद की गुहार लगा रही थी। आखिरकार उसने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? आरुषि ने व्याकुलता से सिर हिलाया, हाँ प्लीज। ठीक है। राघव की आवाज भारी हो गई, फिर मत कहना कि पछताओगी। वह रात दोनों के लिए नींद से परे थी। अगली सुबह आरुषि गुप्ता ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और छत को देखा। वो एक अजनबी छत थी, जो फिर भी किसी परिचित सी लग रही थी। उसकी यादें एक एक कर सामने आने लगीं। सबसे पहले उसे जबरदस्ती लालवानी हवेली ले जाया गया था, फिर उसे वहां से भागना पड़ा, और उसके बाद राघव कपूर उसे ढूंढते हुए आया था। लेकिन सबसे आखिर में जो हुआ वो उसकी स्मृति में जैसे उकेर दिया गया था, तेज गहराई तक उतरता हुआ, रुक रुक कर झकझोरता हुआ। उसने करवट बदली तो पूरे शरीर में एक हल्की सी टीस हुई। जैसे ही वह अपने जीवन के फैसलों पर सवाल उठाने लगी, उसके कानों में एक गहरी मर्दाना आवाज गूंजी, जाग गई। आरुषि का दिल एक धड़कन छोड़ गया। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और सामने राघव कपूर का चेहरा देखा। उसकी घनी धनुषाकार भौहें और गहरी गंभीर आंखें उसके तीव्र व्यक्तित्व को दर्शा रही थीं। आरुषि की निगाहें धीरे धीरे नीचे खिसकीं और उसे याद आया कि रात में उसने राघव की कॉलरबोन पर खरोंच के निशान छोड़ दिए थे। रजाई ने उसे ढक रखा था, लेकिन राघव लगभग बिना कपड़ों के था। उसका गठीला सीना, सुडौल कमर और संतुलित शरीर, वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। आरुषि ने अनायास निगल लिया। उसके सामने बैठा राघव दुनिया के किसी भी प्रसिद्ध पुरुष मॉडल को टक्कर दे सकता था। उसकी चौड़ी काया, मजबूत मांसपेशियां, सब कुछ जैसे पूर्णता की मिसाल हो। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि पिछली रात वह खुद को रोक नहीं पाई थी। आरुषि की निगाहें उस पर कुछ क्षण और टिकी रहीं, फिर उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और बोली, मैंने तुम्हारी एक बार मदद की थी, अब तुमने मेरी की। दिलचस्प है, किस्मत कैसे पलटती है न। राघव मुस्कुराया, ओह, तो अब तुम बात बदलने की कोशिश कर रही हो? आरुषि ने पीठ सीधी की और थोड़े अधिकार के साथ कहा, क्या मतलब? मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि अब हम बराबरी पर हैं। किसी का किसी पर कोई कर्ज नहीं। सच में। राघव ने चुपचाप हाथ रजाई के नीचे सरका दिया। आरुषि को उसके स्पर्श से झुरझुरी सी हो गई। जैसे ही उसकी उंगलियां हिली, एक झटका पूरे शरीर में दौड़ गया। तुम? आरुषि की आंखें फटी रह गईं। राघव ने मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाया, पिछली रात जब तुम मुझसे गिड़गिड़ा रही थी, तब तो ऐसा कुछ नहीं कह रही थी। अब सब भूल जाना चाहती हो। आरुषि कुछ बोलने वाली ही थी कि रजाई के नीचे से आए उस हाथ की हरकत ने उसे एक बार फिर पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। ओह, उसकी सांसें तेज हो गईं। अब निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर एक और तूफान के बाद आरुषि थक कर चूर हो गई। उसका शरीर जवाब दे चुका था। अंततः राघव ने खुद उसे बाथरूम तक ले जाकर नहाने में मदद की। जब दोनों तैयार हुए, तब तक सूरज पूरी तरह निकल आया था। राघव ने आरुषि को सहारा देकर नीचे लाया, जो भूख और चक्कर की स्थिति में थी। डाइनिंग टेबल पहले से ही शानदार खाने से सजी थी। पिछले कुछ हफ्तों से वह राघव की हवेली में रह रही थी, और अब तक उसके निजी शेफ से अच्छी जान पहचान हो चुकी थी। वह जानती थी कि खाना लाजवाब होता है। उसने कांटा चम्मच उठाया और खाने में लग गई। सिर्फ एक बात का अफसोस था, जब उसे पिछली रात लालवानी हवेली से अगवा किया गया था, उसका बैग कहीं खो गया था। उस बैग में कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां और औषधियां थीं, जिनकी कीमत बहुत अधिक थी। आरुषि ने दांत भींच लिए। लालवानी परिवार पूरा का पूरा सड़ चुका था। उसने ठान लिया, जैसे ही उसे मौका मिलेगा, वह उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेगी। राघव ने उसकी आंखों के भाव पढ़ लिए, और उसके होठों पर एक मंद मुस्कान खेल गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन सच ये था, उसने अपने लोगों को पिछली ही रात आदेश दे दिए थे,
लालवानी परिवार की सबसे बड़ी खान और 2 ऑयल रिफाइनरी पर कब्जा कर लिया गया था। ये लालवानी परिवार के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन राघव जानता था ये तो बस शुरुआत है। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। राघव कपूर को याद आया कि लालवानी परिवार ने हाल ही में सोने की खानों में भारी निवेश किया था। अब उसकी अगली चाल वही होगी। ठीक तभी एक सबॉर्डिनेट आकर बोला, सर मनोज लालवानी आए हैं, क्या उन्हें अंदर भेज दें? उसकी नज़र एक पल के लिए आरुषि गुप्ता पर पड़ी, फिर वह झुक गया। उन्होंने कहा है कि वो मिस गुप्ता से माफी मांगने आए हैं। आरुषि के कान तुरंत सजग हो गए। लालवानी परिवार से उसे गहरी घृणा थी, लेकिन मनोज को लेकर उसकी राय थोड़ी अलग थी। पहले उन्होंने उसकी थोड़ी मदद भी की थी। हालांकि माफी मांगना और माफ कर देना, इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता। वो जानती थी कि अब भी उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह लालवानी खानदान को गिरा सके। इसलिए वह चुप रही। राघव और मनोज की पुरानी जान पहचान थी, इसलिए पहले कभी मनोज को आने जाने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन पिछली रात की घटनाओं के बाद अब नियमों में बदलाव जरूरी था। राघव ने सिर हिलाकर उन्हें अंदर लाने का इशारा किया। कुछ ही देर में मनोज लालवानी की पदचाप सुनाई दी। वो अपनी बेटी सानवी को गोद में लिए हुए भीतर आया। हालांकि सानवी का बुखार उतर चुका था, लेकिन खांसी अभी भी बनी हुई थी। वह सुबह से ही अपने पिता से चिपकी हुई थी और मनोज के पास उसे साथ लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आरुषि नाश्ता कर चुकी थी और अब अपने हाथ पर औषधि लगा रही थी। पिछली रात की चोटें पहले ही एक दवा से ठीक हो चुकी थी, वो औषधि जिसे कभी उसने खुद राघव को बेचा था। ये औषधि उसके द्वारा एक दुर्लभ चिकित्सा ग्रंथ से तैयार की गई थी, जो अब इतिहास में खो चुका था। इसके गुण चमत्कारी थे। महज एक रात में जख्म भर चुके थे और कुछ ही दिनों में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। आरुषि को परिणाम देखकर सुकून मिला। उसने ध्यान से दवा लगाई और आस्तीन नीचे कर ली। फिर उसकी नज़र मनोज पर गई, लेकिन उससे पहले उसकी नज़र उस छोटी बच्ची पर पड़ी जो मनोज की गोद में थी। सानवी ने बड़ी बड़ी आंखों से आरुषि को देखा, फिर मासूमियत से बोली, मम्मी। मम्मी। यही बात सुनते ही कमरे में एकदम शांति फैल गई। तभी राघव उठा और सानी को अपनी गोद में ले लिया, और फिर उसकी अगली हरकत ने सबको चौंका दिया। आखिर क्या किया राघव ने? 4. आरुषि अनऑफिशियली मनाली की सबसे अमीर महिला। ये पहली बार नहीं था। जब भी वह सानवी को बाहर ले जाता, अगर कोई आकर्षक महिला दिखती तो वह उसे मम्मी कह देती। आरुषि अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बच्चे तो मासूम ही होते हैं। इतनी प्यारी बच्ची को देखकर कोई भी पिघल सकता था। तभी राघव ने मनोज से सानवी को अपनी गोद में ले लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बोलो पापा। सानवी ने बड़ी मासूमियत से धीरे धीरे कहा, पापा। आरुषि और मनोज दोनों चौंक गए। राघव आज बच्चा बन गया था, एकदम चिढ़ाने वाले अंदाज में। सानवी, जो खुद को सौंदर्य प्रेमी कहती थी, राघव के चेहरे को बड़े ध्यान से देख रही थी। कुछ ही क्षणों में वह खिलखिलाई, फिर उसकी बाहों में मचलती हुई अपनी छोटी बाहें आरुषि की ओर फैलाते हुए बोली, आई वॉन्ट हग्गी। आरुषि ने मनोज की ओर देखा। उसने कोई आपत्ति नहीं जताई, तो उसने सानवी को अपनी गोद में ले लिया। सानवी उसकी गोद में बिल्कुल शांत थी। उसकी लंबी पलकें झपकी, फिर वह आरुषि के कंधे पर अपना सिर रखकर हल्के से सिसकने लगी। कोई भी इस मासूमियत का विरोध नहीं कर सकता था। आरुषि का दिल पिघल गया। तभी उसने सानवी की हल्की सी घरघराहट और खांसी को महसूस किया। गले में कफ अटका हुआ था। आरुषि धीरे से सोफे पर बैठ गई और सानवी की पीठ सहलाने लगी। मनोज कुछ समझ पाता इससे पहले ही सानवी ने एक छोटी सी खांसी ली और सारा कफ बाहर आ गया। अब वह आसानी से सांस ले पा रही थी और उसकी आवाज में स्पष्ट सुधार था। मनोज ने सुकून की सांस ली और आरुषि की ओर कृतज्ञता से देखा। फिर वह अपने आने का असली मकसद बताने को तैयार हुआ। आरुषि अब पूरी तरह से चुप थी। उसके होठों पर कोई सवाल नहीं था, लेकिन उसकी निगाहें जैसे एक एक चीज को तौल रही थीं। राघव ने अपना गला खखारा और कुर्सी पर हल्का आगे झुकते हुए बोला, अब बताओ मनोज, जो तुम कहने आए थे वो साफ साफ कहो। मनोज लालवानी ने धीमी सांस ली, फिर अपने ब्लेजर की जेब से एक मोटी फाइल निकाली और मेज पर रख दी। मैं यहाँ कोई बहाना बनाने नहीं आया आरुषि, उसने कहा, ना ही कोई बचाव करने। मैं जानता हूं कि लालवानी नाम का तुम्हारे दिल में क्या मतलब है, और ये भी जानता हूं कि बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसे कभी नहीं होना चाहिए था। आरुषि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका चेहरा पत्थर की तरह स्थिर था। मनोज ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने लालवानी परिवार की तरफ से एक अंतिम प्रस्ताव लेकर आया हूं।
यह माफी है, हाँ, लेकिन सिर झुकाकर मांगी गई माफी, और उसके साथ कुछ ऐसी संपत्तियां और अधिकार जो अब तुम्हारे ही हैं। उसने फाइल खोलते हुए एक एक दस्तावेज को धीरे धीरे खिसकाया। पहली चीज उसने कहा, लालवानी परिवार द्वारा हाल ही में खोजी गई एक सोने की खान है, हिमाचल की एक दुर्गम घाटी में। इसके कुल मुनाफे का 40% अब तुम्हारा होगा। उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। आरुषि की पलकें जरा सी हिली, पर चेहरा अब भी ठंडा ही था। इसके अलावा मनोज ने अगला पन्ना पलटा, एक ऑयल रिफाइनरी जो भारत की सबसे आधुनिक रिफाइनरियों में से एक है, अब तुम्हारे स्वामित्व में है। और 10, हाँ, पूरे 10 5 स्टार होटल्स, दिल्ली, मुंबई, गोवा, उदयपुर, कोलकाता और अन्य शहरों में। राघव एक पल के लिए पीछे झुका और मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी सावधानी झलक रही थी। इतना सब देखकर राघव ने धीमे पर तीखे स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है ये काफी है? मनोज ने उसकी ओर देखा, जैसे वो जानता था कि यह सवाल उठेगा। नहीं, उसने एक ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, इसलिए मैं एक और चीज दे रहा हूं। उसने अगला दस्तावेज निकाला। ये एक मेडिकल सेंटर है। छोटा है, लेकिन आधुनिक। एक समय पर हमने इसे पहाड़ों के बीच जरूरतमंदों के लिए बनवाया था। अब ये तुम्हारा होगा। तुम इसका नाम बदल सकती हो, इसकी दिशा बदल सकती हो, और चाहो तो इसे वैसा बना सकती हो जैसा जोशी परिवार का हार्मनी मेडिकल है। ये तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त चीज है। इस बार आरुषि की भौहों के बीच थोड़ी सिलवटें उभरी। उसकी आंखों में पहली बार भावनाओं की एक हल्की लहर दौड़ी, शायद पुराने सपनों की परछाई जो अब तक किसी कोने में दबी थी। और मनोज ने गहरी आवाज में जोड़ा, आज से लालवानी परिवार का आशीष से कोई लेना देना नहीं होगा। वह हमारे परिवार से अलग है और हम उस पर अब कोई अधिकार नहीं रखते। एक पल के लिए कमरे में शांति छा गई। माधव लालवानी, मनोज की आवाज लड़खड़ाई, अब इस दुनिया में नहीं है। उनके जाने के साथ ही हम सब ने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन अब जो बचा है उसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। आरुषि की आंखों में हल्का सा कंपन हुआ। राघव ने उसकी ओर देखा, जैसे वो हर भाव को पढ़ना चाहता हो। तुम जो भी फैसला लो, मनोज ने अंत में कहा, लालवानी परिवार अब कभी तुम्हारे रास्ते का कांटा नहीं बनेगा, बल्कि अगर कभी कोई जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे। कुछ क्षणों तक आरुषि ने कुछ नहीं कहा। उसकी उंगलियां फाइल के पास थीं, लेकिन उसने उसे छुआ नहीं। उसके भीतर एक तूफान था, पुरानी यादों का, विश्वासघात का, अपमान और डर का। लेकिन कहीं उस तूफान के बीच एक हल्की सी शांति की लकीर भी थी। कब से? उसने धीमे से पूछा। मनोज समझ गया उसका मतलब। काफी समय से, वह बोला, जब से मुझे पता चला कि हमारे परिवार ने तुम्हारे साथ क्या करने के बारे में सोच रहे हैं, तब से मैं खुद उन्हें रोकता रहा हूं। तुम्हारे किडनैप में मेरा कोई हाथ नहीं था। उल्टा मैं चाहता था कि तुम सबसे दूर रहो, ताकि सुरक्षित रहो, लेकिन शायद मैं भी देर कर गया। तभी अचानक धीमे कदमों से राघव कपूर आगे बढ़ा। वो बिल्कुल शांत था, पर उसकी आंखों में वो लपटें साफ दिख रही थी जो उसके भीतर उबल रही थी। उसने मनोज की ओर एक तीखा, तिरस्कार भरा नजर डाली, फिर अपने कोट की जेब से एक और फाइल निकाली। बिना कुछ कहे उसने वो फाइल आरुषि के सामने रख दी। यह क्या है? आरुषि ने नजरें उठाईं। मेरी तरफ से, राघव बोला। उसकी आवाज में गहराई थी, ना तो भावुकता थी, न ही दिखावा, बस सच्चाई। आरुषि ने फाइल खोली। उसके हाथ कांप गए। एक के बाद एक दस्तावेज। हर पन्ना उसकी आंखों को और चौड़ा करता चला गया। पहला दस्तावेज, मनाली की रिवरसाइड विला, एक आलीशान घर जहां से व्यास नदी का पूरा विस्तार दिखता था। दूसरा दस्तावेज, मनाली के बाहरी क्षेत्र में स्थित हिलटॉप गार्डन रिजॉर्ट, एक पर्यटन स्थल जिसे राघव ने सालों पहले खरीदा था। उसकी मालियत अब करोड़ों में थी। तीसरा दस्तावेज, शिवान घाटी के पास के सेब के बागान, 5 एकड़ जमीन, हर साल लाखों का उत्पादन। चौथा दस्तावेज, मनाली बस स्टैंड के पास एक व्यावसायिक भवन, जिसमें 5 नामी दुकानों का किराया हर महीने आता था। पांचवा दस्तावेज, कपूर गेस्ट हाउस, जो शहर के मुख्य पर्यटन केंद्र के पास था। और अंत में, राघव हिल एस्टेट्स, एक पूरा आवासीय प्रोजेक्ट जिसका निर्माण अभी प्रारंभिक अवस्था में था। उस पर अब आरुषि का नाम दर्ज किया गया था। फाइल अब बंद थी, लेकिन आरुषि का चेहरा अभी भी खुला हुआ था, उसमें विस्मय, उलझन और गहराई थी। राघव ने फिर मनोज की ओर मुड़कर धीमे लेकिन बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम्हारी माफी अब बहुत छोटी लग रही है। उसके लहजे में कोई गुस्सा नहीं था, पर हर शब्द चुभता चला गया। मनोज ने नजरें चुरा ली, पर तभी राघव की नजर आरुषि पर पड़ी। वो उसे घूर रही थी। उसकी आंखें गीली नहीं थीं, लेकिन उनमें सवाल थे। राघव का चेहरा एक पल को बुझ गया।
उसके भीतर की सारी गर्मी, सारी तेजी जैसे उस एक नजर के सामने पिघल गई। वो चुप हो गया, कंधे ढीले हो गए, होठ थरथराए, लेकिन उसने खुद को थाम लिया। आरुषि ने फाइल को अपने हाथों में उठाया और नर्म लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं आपकी की माफी स्वीकार करती हूँ। कमरे में फिर से सन्नाटा पसर गया। मनोज का सिर झुक गया। उसके चेहरे पर ग्लानि साफ थी, लेकिन अब कुछ कहने का कोई अर्थ नहीं रह गया था। राघव वहीं खड़ा था, जैसे पत्थर बन गया हो। तभी आरुषि ने सान्वी को अपनी गोद में उठाया और उससे पूछी, मेरे साथ कुछ देर खेलोगी? जिस पर सान्वी ने तुरंत हामी भर दी। जवाब पाकर आरुषि मनोज की ओर मुड़ी और उसे भी कोई आपत्ति नहीं लग रही थी। जिसके बाद दोनों हवेली में बने गार्डन की तरफ चले गए, जहां पर आरुषि घुटनों के बल बैठी हुई थी और बारीक सी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर रही थी। सान्वी हंसती हुई कभी फूल तोड़ती, कभी मिट्टी उठाकर उसकी हथेलियों में रख देती। आरुषि भी उस प्यारी सी बच्ची के साथ उसी उत्साह से खेल रही थी, कभी हाथों से तितलियां उड़ाती तो कभी उसके छोटे छोटे सवालों के जवाब बड़ी गंभीरता से देती। थोड़ी दूर राघव और मनोज खड़े थे, उनकी आंखें उस दृश्य पर जमी थीं, जैसे कुछ कहना चाहते हों पर शब्दों को रोक रहे हों। सान्वी की खिलखिलाहट हवा में गूंज रही थी और आरुषि का चेहरा उस मासूम हंसी से रोशन हो गया था। कुछ पल ऐसे ही गुजर गए। राघव की नजर धीरे से मनोज की तरफ गई, फिर दोबारा आरुषि और शिवानी की ओर। तुमने अचानक लालवानी परिवार का मुखिया बनने का फैसला क्यों किया? राघव ने बिना आरंभिक भूमिका के सीधा प्रश्न किया। मनोज ने बिना उसकी ओर देखे अपनी जेब से सिगार निकाली, फिर कुछ पल उसे घुमाकर वापस रख दी। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन स्पष्ट थी, इस दुनिया में अगर कोई चीज मेरे लिए बेशकीमती है तो वो है मेरी बेटी। राघव की भौं हल्की सी उठी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सान्वी, मनोज की आवाज में कुछ टूटता हुआ सा था, वो अभी बच्ची है, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत जल्द वो इस दुनिया की सच्चाइयों से टकराएगी। और जब वो टकराएगी तो उसे मेरी ताकत चाहिए होगी, मेरा नाम चाहिए होगा, और एक ऐसा परिवार जिसके सामने लोग झुकें। और सबसे जरूरी बात, मुझे उसकी मां को ढूंढना है। अब आखिर मैं कह तक अपनी अच्छी को रोता देखो। राघव ने गहरी सांस ली, जैसे समझ रहा हो। मनोज का चेहरा अब पूरी तरह गंभीर हो चुका था। उसने आगे देखा, आरुषि अब शिवानी के बाल संवार रही थी और खुद मिट्टी से सने कपड़ों की परवाह किए बिना उसके साथ घास में बैठी थी। मैंने लालवानी परिवार को सिर्फ इसलिए नहीं चुना कि वो ताकतवर है, मैंने इसलिए चुना क्योंकि उससे मेरा काम आसान हो जाएगा, मनोज ने कहा। राघव अब उसकी ओर मुड़ा, उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा गंभीर थीं, पर एक वक्त था जब तुम इन सबसे दूर रहना चाहते थे। राजनीति से, विरासत से, नाम से। क्या हुआ ऐसा कि अब तुम्हें वही सब चाहिए? मनोज कुछ पल खामोश रहा। दूर एक कोयल बोल रही थी, लेकिन उनकी बातचीत के बीच उसकी आवाज भी जैसे फीकी पड़ गई थी। क्योंकि एक बाप जब हार जाता है तो उसे जीत के रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। मनोज की आंखें अब नम थीं, लेकिन चेहरा कठोर। उसकी मां जब गई थी, उस दिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार थी। मैं तब समझ नहीं पाया कि मैंने क्या खोया है, लेकिन आज जब अपनी बेटी को मुस्कुराते देखता हूं तो समझ आता है कि एक मुस्कान बचाने के लिए भी ताकत चाहिए, और अब मैं हर कीमत पर वो ताकत चाहता हूं। राघव कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसकी जुबान पर अटक गए। उसकी आंखें आरुषि पर टिक गईं, जो अब शिवानी को गोद में लिए इधर उधर घुमा रही थी, जैसे वो खुद भी उस नन्ही दुनिया में लौट गई हो जहां कोई द्वेष, कोई छल नहीं था। मनोज ने आगे कहा, तुम समझ नहीं पाओगे राघव। तुम्हारे पास जो कुछ भी था वो तुमने कमाया है, पर मैंने सिर्फ खोया है। और अब मैं उस खोए हुए को दोबारा पाने के लिए अपने नाम के आगे कुछ भी जोड़ने को तैयार हूं, लालवानी हो या नरसिम्हा। उधर सान्वी अब तक उछलते कूदते हुए थक चुकी थी। उसके गाल गुलाबी हो चले थे और सांसें तेज थीं। वो जमीन पर बैठ गई और अपनी छोटी हथेलियों से आंखें मसलने लगी। तभी मनोज धीरे धीरे चलते हुए बगीचे में आया। आ गया मेरा शेरनी का पापा, आरुषि ने मुस्कुराते हुए कहा और सान्वी को उसकी गोद में देने लगी। थक गई मेरी राजकुमारी। मनोज ने सान्वी को गोद में उठाते हुए बड़े प्यार से उसके माथे को चूमा। फिर वो आरुषि और राघव की ओर मुड़ा। बहुत अच्छा लगा तुम दोनों से मिलकर, लेकिन अब इसे सुलाना पड़ेगा, नहीं तो ये अभी खुद को कहीं गिरा बैठेगी। आरुषि ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और सान्वी की छोटी उंगलियों को चूमा। अलविदा सान्वी, फिर मिलेंगे ना। सान्वी ने नींद में ही मुस्कुराते हुए आंखें झपकाईं। मनोज ने जाते जाते एक नजर राघव पर डाली, एक हल्की मुस्कान दी और बगीचे से निकल गया। अब बगीचे में एक शांत खामोशी फैल गई थी। सिर्फ हवा में हल्की सरसराहट थी और गुलाब की पंखुड़ियां धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थीं।
राघव और आरुषि आमने सामने बैठे थे, उनके बीच एक अधूरी चाय की ट्रे थी जो अब ठंडी हो चली थी। कुछ क्षण चुप रहने के बाद राघव ने धीमे से कहा, तुम्हें बच्चे पसंद हैं? आरुषि का चेहरा थोड़ा चौंका। वो थोड़ी देर चुप रही, मानो सवाल उसकी रूह को छू गया हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, बहुत। शायद इसीलिए क्योंकि मेरा बचपन तो बस मार और चुप्पियों से भरा हुआ था। उसकी आंखें एक पल के लिए कहीं दूर चली गईं, शायद किसी पुराने धुंधले कोने में जहां उसका खुद का बचपन छिपा बैठा था। जब मैं दूसरे बच्चों को हंसते हुए देखती हूँ तो बस लगता है जैसे उस हंसी में खुद को झील लूं। आरुषि ने अपनी उंगलियों से जमीन की घास तोड़ते हुए कहा। कभी कभी तो लगता है जैसे मुझे खुद बच्चा बन जाना चाहिए, सब भूलकर। राघव ने उसे बहुत ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर कोई बनावटीपन नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ सच्चाई और बहुत सारी अधूरी इच्छाएं थीं। तो क्या तुम खुद एक बच्चा चाहती हो? राघव ने उसकी ओर थोड़ा झुकते हुए हल्की शरारत से पूछा। आरुषि ने सिर घुमाकर उसकी ओर देखा, उसका चेहरा एक पल के लिए सख्त हुआ। तभी राघव के अगले सवाल ने उसे और ज्यादा झकझोर दिया। वहीं दूसरे तरफ एक पूरे अस्त व्यस्त कमरे में एक शख्स पूरे गुस्से में अपने सामने लगे शीशे को घूर रहा था और खुद से कह रहा था, तुझ सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मेरी। आखिर क्या था राघव का सवाल? क्या राघव आरुषि को फिर से प्रोपोज कर रहा? क्या सच में आशीष लालवानी को लालवानी परिवार से निकल दिया है? आरुषि का नया बिजनेस। लालवानी हवेली के पश्चिमी हिस्से में मौजूद एक कमरे से अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ये कमरा किसी तूफान से गुजरा हुआ प्रतीत होता था। जमीन पर टूटे हुए कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे, दीवार पर लटके एक बड़े पेंटिंग का फ्रेम टेढ़ा हो चुका था और मेज पर रखी हुई एक गुलदान को मानो क्रोध ने चकनाचूर कर दिया था। पर्दे एक ओर झूल रहे थे, जैसे उन्हें किसी ने झंझोर दिया हो। कमरे के बीचों बीच एक लंबा गठीला आदमी अपनी कुर्सी में बैठा था, आंखें लाल, बाल अस्त व्यस्त और मुट्ठियां भींची हुई। उसके सामने दीवार पर लगा एक बड़ा सा शीशा था जिसमें वह खुद को टकटकी लगाकर देख रहा था, जैसे अपनी ही परछाई से सवाल पूछ रहा हो। वह कोई और नहीं, आशीष लालवानी था। उसके होठों से एक टूटी फूटी फुसफुसाहट निकली जो धीरे धीरे जुनून में बदल गई। तू सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, आरुषि। उसकी आंखों में कोई दीवानी प्यास थी जो प्रेम से अधिक किसी जिद की परछाई थी। मैंने तुझे खोया नहीं है। तू वापस आएगी, मैं करके रहूंगा, चाहे सब कुछ क्यों न खो जाए। तभी ठक, कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा खुला। धीमे कदमों की गूंज कमरे की घुटन में समा गई। बाहर की रोशनी ने कुछ पलों के लिए कमरे के अंधेरे को चीर दिया। मनोज लालवानी भीतर आया, चेहरा सख्त, चाल सधी हुई। उसके हाथ में कुछ कागजात थे, साफ सुथरे, किंतु उन पर दर्ज हर शब्द मानो किसी की किस्मत की लकीरें बदलने वाला था। उसने कमरे का जायजा लिया। टूटा फर्नीचर, बिखरी किताबें, एक पागलपन की परछाई, उसके चेहरे पर घृणा की झलक आई। उसने एक पल को आशीष को देखा, फिर कागज उसके सामने मेज पर फेंकते हुए कठोर स्वर में बोला, ये टिकट और डॉक्यूमेंट्स हैं, तू इस देश को जल्द से जल्द छोड़ देगा। आशीष की आंखें एक पल को चौड़ी हो गईं, फिर संकुचित हो गईं। वह उठा, लेकिन मनोज ने उसे रुकने का इशारा किया। कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, अब फैसला हो चुका है। तू लालवानी परिवार का हिस्सा नहीं रहा। तेरे पागलपन ने बहुत कुछ तोड़ दिया है, और अगर अब भी तुझे ये लगता है कि आरुषि तुझे कभी अपनाएगी, तो तू शायद अपने ही भ्रम में जी रहा है। आशीष के जबड़े भिंच गए। उसकी आंखें क्रोध और अपमान से जल उठीं। तुम मुझे निकाल रहे हो? उसकी आवाज में तीखा जहर था। इस घर से। लालवानी नाम तो मेरा भी है। मनोज एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज अब बर्फ जैसी ठंडी थी। नाम का लालवानी बनना आसान है आशीष, लेकिन इस नाम की इज्जत बचाना हर किसी के बस की बात नहीं। और तूने वो भरोसा तोड़ दिया है। आशीष ने मुट्ठियां भींच लीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह फिर से शीशे की ओर देखने लगा। अब वह खुद को नहीं देख रहा था, बल्कि आरुषि की कल्पना को। उसका मन फिर बुदबुदाया, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ सकता। मनोज ने उसकी इस बड़बड़ाहट को सुना और तेजी से आगे बढ़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, सुन ले और साफ सुन ले आशीष, अगर अगली बार तूने आरुषि के करीब जाने की कोशिश की तो राघव कपूर से पहले मैं तुझे मिटा दूंगा। तू मुझे नहीं जानता, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और अगर तेरे कारण अब लालवानी परिवार पर आंच भी आई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमरे में एक पल को सिर्फ सन्नाटा छा गया। फिर मनोज मुड़ा। दरवाजे की ओर कदम बढ़ाते हुए उसने एक आखिरी बार कहा, टिकट सुबह 5 बजे की है। अपनी हद में रहना आशीष। अगली बार अगर आरुषि की परछाई तक को तेरा साया छू गया तो तू इस दुनिया में रहने के लायक नहीं बचेगा।
दरवाजा फिर से बंद हुआ, एक ठंडी आखिरी आवाज की तरह। आशीष वहीं खड़ा रहा जैसे कोई टूटा हुआ पुतला। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें लाल हो चुकी थीं। दस्तावेज उसके सामने रखे थे जैसे किसी अंतिम फैसले की मुहर। और फिर वह धीरे धीरे नीचे बैठ गया। उसके होठों से निकला एक असहनीय शब्द, नहीं, ये अंत नहीं है। आरुषि मेरी थी, है, और रहेगी। कमरे की टूटी दीवारों के बीच एक और तूफान पनपने लगा था। उधर कपूर विला से जैसे ही आरुषि गुप्ता बाहर निकलने लगी, करण फुर्ती से कार लेने चला गया। गेट के पास खड़ी वह हल्की सी ठंडी हवा को महसूस कर ही रही थी कि बगीचे के पीछे से आती धीमी सी बातचीत ने उसका ध्यान खींचा। दो सुरक्षाकर्मी बात कर रहे थे। कल रात मिस्टर कपूर इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने लालवानी परिवार की सबसे बड़ी खदान और एक तेल क्षेत्र जब्त कर लिया, एक ने कहा। हाँ, और सही किया। कम से कम मनोज को तो ये समझ आ गया था कि मिस्टर कपूर से मिन्नतें करना बेकार है। तभी तो वो सीधा आरुषि गुप्ता के पास गया, वरना लालवानी परिवार के नए सोने के शेयर भी हाथ से निकल जाते। दूसरे ने जोड़ा, सही है, मगर अब इस वजह से ये खबर फैल सकती है कि मिस्टर कपूर इस समय मनाली में है। हाँ, और ये तो तय है कि दीवारों के भी कान होते हैं। हमें अब हवेली की सुरक्षा और गश्त दोनों दोगुनी करनी होगी। बातचीत धीरे धीरे दूर चली गई। उसी वक्त कार दरवाजे के पास आकर रुकी। आरुषि उसमें बैठी, लेकिन उसके भीतर जैसे कुछ बहुत महीन सा खिंचाव हुआ। लालवानी परिवार की झुकी हुई गर्दन और वो भारी भरकम क्षमायाचना सिर्फ एक इंसान की वजह से थी, राघव कपूर। आरुषि जानती थी अगर राघव बीच में ना होते तो ये परिवार कभी अपनी जुबान न बदलता। मगर जानना और खुद कानों से सुनना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। उसे तकलीफ इस बात की नहीं थी कि राघव उसकी वजह से सामने आया, बल्कि इस बात की थी कि कहीं इससे उसे कोई खतरा न हो जाए। लेकिन उसने खुद को दिलासा दिया, राघव कपूर अकेले नहीं थे। उनके पास कुशल लोग थे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, और खुद उनका व्यक्तित्व ही काफी था किसी को भी पीछे हटाने के लिए। उसे तो खुद अपने लिए चिंता करनी चाहिए थी। कार से उतरते ही उसका पहला कदम फार्मेसी की ओर था। वह कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती थी। दवाखाने में उसने बिना देर किए पानी के साथ एक गोली नीली। जैसे ही दवा पेट में उतरी, उसने एक गहरी सांस ली, कुछ राहत महसूस हुई। अब वह मेडिकल स्ट्रीट की ओर बढ़ी, अपने दोनों क्लिनिक देखने। संजोग ऐसा था कि जब वह पहुंची तो विकास उसी वक्त हार्मनी मेडिकल सेंटर के दरवाजे में प्रवेश कर रहा था। उसे देखते ही विकास का चेहरा तमतमा उठा, जैसे किसी मुर्गे को लड़ाई के लिए उकसाया गया हो। क्या बात है, अभी भी हार मानने का नाम नहीं ले रही हो? इतनी हिम्मत की फिर से लौट आए। अभागिन, तुझे देखकर ही तो गड़बड़ शुरू होती है, उसने चिल्लाकर कहा, जैसे पूरी गली उसी की हो। आरुषि ने उसकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज किया। बिना रुके वह सड़क पार करके अपने क्लिनिक के भीतर चली गई। ये क्लिनिक था यूनियन क्लिनिक। इसके ठीक बगल में था मर्सी क्लिनिक। भीतर का दृश्य उदास और सुनसान था। कुर्सियां खाली थीं और वहां की खामोशी चुभती सी लग रही थी। हार्मनी मेडिकल सेंटर की ख्याति अपराजय थी। जिसे भी विकल्प मिलता वो सीधे वहीं चला जाता। मगर अब यूनियन क्लिनिक और मर्सी क्लिनिक दोनों की मालकिन आरुषि गुप्ता थी। आरुषि गुप्ता का पहला फैसला जितना चौंकाने वाला था, उतना ही समझदारी भरा भी। उसने बिना समय गंवाए दो क्लिनिकों को मिलाकर एक आधुनिक और विशाल यूनियन क्लिनिक बनाने का निर्णय ले लिया। पहले दोनों क्लिनिक बिखरे हुए और अव्यवस्थित थे, पर आरुषि की नजरों में उनके भीतर एक सुनहरा अवसर छिपा था। जैसे ही पुराने अनुभवी चिकित्सकों को पता चला कि अब उनकी नई बॉस वही लड़की है जो हाल ही में सुर्खियों में आई थी, एक बगावत सी शुरू हो गई। कुछ तो इस्तीफे की सोचने लगे। उनके लिए यह अपमानजनक था कि इतनी कम उम्र की कोई युवती, जो हाल ही तक एक मरीज समझी जा रही थी, अब उनके ऊपर बैठ गई थी। लेकिन आरुषि ने शांति से सबका मूल्यांकन किया। पुराने 15 चिकित्सकों में से केवल 8 ही उसके कसौटी पर खरे उतरे। उसने न फालतू भाषण दिए, न कोई वादा किया, सीधे सीधे उनकी तनख्वाह दोगुनी कर दी। ये कदम इतना अप्रत्याशित था कि विरोध में खड़े लोग खुद को आश्चर्यचकित महसूस करने लगे। नए कॉन्ट्रैक्ट्स पर दस्तखत होते ही निर्माण कार्य शुरू हुआ। दीवारें तोड़ी गईं, कमरों की योजना बदली गई, नई टाइलें बिछी और आरुषि ने खुद वॉलपेपर तक चुने। अब यूनियन क्लिनिक एक व्यावसायिक ढांचे की तरह नहीं, बल्कि एक ट्रीटमेंट सेंटर जैसा दिखने लगा। पैसों की चिंता बिल्कुल नहीं। आरुषि के पास खदान और ऑयल रिफाइनरी की मालकिन होने का अधिकार था, और यह संपत्ति किसी खजाने से कम नहीं थी। मनोज लालवानी पहले ही यह भांप चुके थे कि आरुषि को खुद प्रबंधन करने का समय नहीं होगा।
इसीलिए उनके बीच एक अग्रीमेंट तय हुआ था, संपत्ति पर अधिकार आरुषि का होगा, लेकिन माइनिंग और विड्रॉल का सारा जिम्मा लालवानी परिवार उठाएगा। बदले में लालवानी परिवार को मुनाफे का 50% हिस्सा मिलेगा। जीत आपकी, संचालन हमारा। ये समझौता दोनों के लिए लाभकारी था। और फिर मेडिकल स्ट्रीट पर लगभग 200 दुकानों से हर महीने जो किराया आता था, वो तो आरुषि के लिए बोनस जैसा था। उसे खुद यकीन नहीं होता कि जिस किडनैपिंग को वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझ रही थी, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान बन गई थी। चौधरी परिवार से मिली 80 लाख की मुआवजा राशि हो या लालवानी परिवार से हुए सौदे का सोना बरसाता लाभ, उसने जो सहा था उसके सामने ये सब तो बस उसका हक बनता था। अब जब क्लिनिक का कायाकल्प हो चुका था तो बस एक ही काम बचा था, नाम। लेकिन आरुषि ने पुराने नाम यूनियन क्लिनिक को ही बनाए रखने का निर्णय लिया, क्योंकि ये नाम सिर्फ एक क्लिनिक नहीं, अब उसके आत्मविश्वास और संघर्ष की पहचान बन चुका था। और यूनियन क्लिनिक का स्थान ठीक हार्मनी मेडिकल सेंटर के सामने। जैसे ही विकास को ये खबर लगी कि आरुषि गुप्ता ने क्लिनिक खरीद लिया है, वह पेट पकड़कर हंस पड़ा। तू यूनियन क्लिनिक? अरे ये तो किसी नीम हकीम की गली है। तीसरे दर्जे का झोपड़ा जो हमारे हार्मनी मेडिकल सेंटर से टक्कर लेने चला है। अपनी औकात देख पहले। उसकी आंखों में तुच्छता झलक रही थी, मगर हार्मनी के अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों के चेहरों पर मुस्कान नहीं, उलझन थी। वे आरुषि की कला देख चुके थे, वह चिकित्सा में एक प्रतिभा थी, और यह बात वे जानते थे कि अगर मुकाबला हुआ तो उनका पूरा दल भी आरुषि के सामने टिक नहीं पाएगा। कुछ तो विचार कर रहे थे कि यूनियन क्लिनिक में नौकरी की पेशकश कर दें। उसके साथ काम करने से न केवल उन्हें सीखने को मिलेगा, बल्कि आत्मगौरव भी बचेगा। विकास के साथ काम करना, ये सोचकर ही कई चेहरे लाल पड़ने लगे। 3 दिन बाद यूनियन क्लिनिक ने औपचारिक रूप से अपने दरवाजे खोल दिए। न कोई फूलों की मालाएं थीं, न लाल कालीन, न ही स्वागत के टोकरे, पटाखे या शोरगुल। सिर्फ एक सादा लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ नोटिस बोर्ड बाहर टंगा था। यहाँ पर हर चीज का इलाज होता है, अगर हम इलाज नहीं कर पाए तो आप दुकान तोड़ सकते हैं। ये दावा ही लोगों को खींच लाया। क्या कोई क्लिनिक ऐसा दावा कर सकता है? हर बीमारी का इलाज संभव नहीं होता और हर मरीज को खुश करना भी आसान नहीं। यहाँ तक कि हार्मनी मेडिकल सेंटर के खुद को हिप्पोक्रेटस समझने वाले डॉक्टर के पास भी कभी कभी मरीज बवाल करते थे। विकास ने जैसे ही वह बोर्ड देखा, जोर से हंसते हुए बोला, ओवर कॉन्फिडेंट लड़की, तू अपने आप को क्या समझती है? अपनी औकात पहचान। कितनी शर्म की बात है। अंदर मौजूद 8 अनुभवी वैद्य भी थोड़े बेचैन हो उठे। वे आरुषि से कहने लगे, मैडम इतनी बड़ी बात कह देना थोड़ा रिस्क है। हमें तो डर है कि अगर कभी कोई चूक हो गई तो सिर्फ बदनामी ही हाथ लगेगी। कम से कम थोड़ा स्पेस तो छोड़ देना चाहिए था। लेकिन आरुषि बस मुस्कुराए और बोली, चिंता मत करो, मैं हूं ना। 8 फिजिशियंस एक दूसरे को देख बोले, हमें तो इसी बात से डर लगता है कि आप यहीं हैं। आरुषि गुप्ता ने अनुभवी वैद्यों को समझदारी से काम सौंपा, आप लोग अपने अपने मरीजों पर ध्यान दें। और फिर वह खुद फार्मेसी की ओर लौट गई। उसकी मेज पर दर्जनों औषधियां करीने से पंक्तिबद्ध थीं, हर एक जड़ी बूटी उसने खुद अपने हाथों से तैयार की थी, विधिवत प्रक्रिया से अत्यंत सावधानीपूर्वक। इन औषधियों की खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी, लेकिन 8 अनुभवी वैद्यगण जो बरसों से आयुर्वेद में माहिर माने जाते थे, अब भी मन ही मन सोचते रहे, ये लड़की बहुमूल्य जड़ी बूटियों से खेल रही है। आखिर इससे बनेगा क्या? वे उसकी कला को खेल समझ बैठे थे। दिन बीतते गए, पर यूनियन क्लिनिक में मरीजों की संख्या गिनी चुनी रही। दूसरी ओर सड़क पार स्थित हार्मनी मेडिकल सेंटर, एक नामी प्रतिष्ठित संस्थान, हमेशा की तरह खचाखच भरा रहा। अनुभवी वैद्यों की आंखों में क्षोभ की झलक थी। उन्हें जलन नहीं थी, बल्कि बेचैनी थी। वे स्वयं भी अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहते थे, मरीजों की सेवा करना चाहते थे। लेकिन हार्मनी मेडिकल सेंटर में पहले से इतने नामी डॉक्टर थे कि उनके लिए कोई स्थान ही नहीं बचा था। वो उस पार की भीड़ को देख ही रहे थे कि तभी एक मर्सिडीज जोर से आकर हार्मनी मेडिकल सेंटर के सामने रुकी। दरवाजा खुला और कुछ लोग एक अधेड़ पुरुष को तेजी से भीतर ले गए। सड़क के इस पार मौजूद वैद्यगण फिर से आह भरकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर एक और मरीज गया उधर, लेकिन इस बार वह कोई आम व्यक्ति नहीं था। ये थे लोकेश अवस्थी, मनाली के केटरिंग इंडस्ट्री में एक दिग्गज नाम। अवस्थी परिवार शहर के सबसे धनी परिवारों में गिना जाता था। उनके हार्मनी मेडिकल सेंटर में दाखिल होते ही एक हड़कंप मच गया। सारे डॉक्टर एक साथ उनकी जांच में जुट गए, परंतु कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा। नारी सामान्य है, कोई बीमारी दिखाई नहीं दे रही। मेरे अनुसार भी सब सामान्य है।
यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरी भी यही राय है। डॉक्टरों की रिपोर्ट जैसे कोई शोक संदेश थी, जैसे वे कह रहे हों अब कुछ नहीं हो सकता। उनके साथ आई कनिका, लोकेश अवस्थी की बेटी, गुस्से से थरथराने लगी। क्या सब झोलाछाप ही भर रखे हैं यहाँ? अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरे पापा बेहोश और नीले क्यों पड़े हैं? बेकार, धोखेबाज। हार्मनी मेडिकल सेंटर का नाम बस झूठा प्रचार है। जब बीमारी का कारण ही नहीं पकड़ पा रहे तो अस्पताल बंद ही कर दो। कनिका की आवाज जैसे दीवारों से टकराकर गूंज उठी। उसने खुद देखा था, पापा एक पल पहले हंस रहे थे और अगले ही पल छाती पकड़कर जमीन पर गिर पड़े। अब डॉक्टर कह रहे थे कोई बीमारी नहीं है। ये सब सुनकर डॉक्टरों की पेशानी पर पसीना आ गया। उनमें से एक हिम्मत करके बोला, उनकी नाड़ी देखकर तो यही लगता है कि सब सामान्य है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर अवस्थी बेहोशी का नाटक कर रहे हो? कनिका जैसे भड़क उठी। उसने पास की मेज पर रखी चीजें नीचे गिरा दी और चिल्लाए, अगर नाटक है तो तुम भी नाटक करके दिखाओ। देखो तो कैसे गिरते हो। अचानक हुए शोर शराबे से विकास चौंक गया। वह बाहर आया और कनिका को देखकर सारी स्थिति भांप गया। एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, अरे मिस्टर अवस्थी का इलाज तो हमारे बस का नहीं है। लेकिन अपनी बात कहने के बाद विकास कहता है, अब तो यूनियन क्लिनिक गया पानी में। उद्धरण चिन्ह। आखिर क्या करने का सोच रहे हैं विकास? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड रिव्यू जरूर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।